नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश दुबे। पॉलिटिकल हाउस के इस खास कार्यक्रम में आज आपको राज्यसभा चुनाव की ओर ले चल। कोई भी चुनाव हो, तारीखों का ऐलान होते ही राजनेताओं के घर की कुर्सियां और चारपाई भरी भरी सी दिखाई देने लगती है। नेताजी के घर खाली पड़े कप में भरी भरी चाय व अपने विपक्षी के हर चाल पर पैनी नजर वाली चुनावी तैयारियों का बिगुल बजते दिखाई देने लगता है। हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है और इसी के साथ सियासी सरगर्मियां नए सिरे से परवान चढ़ने लगी। एक छत्र राज कर रही भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए कांग्रेस पार्टी दूसरे विपक्षी दलों के साथ संपर्क साझा करने में जोरों से जुट गई है। सभी को एक खेमे में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने हाल ही में अपने 2012 के साथी यानी आम आदमी पार्टी के आलाकमान से मुलाकात की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी दलों को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अंदरूनी सूत्रों के अनुसार खड़गे ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा नेता संजय सिंह से बात की है। आप भी सत्ताधारी एनडीए के प्रत्याशी के खिलाफ संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने में पक्ष में अपनी सहमति दी है। हालांकि अभी भी आधिकारिक रूप से संजय सिंह की तरफ से कुछ भी बात सामने निकलकर सामने नहीं आई है। एक अखबार के मुताबिक एक बात सामने निकल कर आई कि कांग्रेस का सीधा कहना है कि विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। अभी पार्टी ये देख रही है कि कौन कौन से दल संयुक्त उम्मीदवार उतारने के पक्ष में हैं। उसके बाद संभावित नामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। बाकी दलों के नेताओं ने भी सभी विपक्षी दलों की थाह लेने में जुटे हुए हैं। एकजुट करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। नाल पर लगाम कैसे कसा जाए, इसके लिए एनसीपी प्रमुख या यूं कहूं कि महाराष्ट्र की आधी आंख पूरी चाल पैनी नजर बनाए रखे हुए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को वाम दलों के नेताओं से बात की। इनमें सीपीआई के महासचिव डी राजा भी शामिल थे। आपको बता दें कि सीपीआई नेता विनय विश्रम ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आने की सूचना दी और कहा कि सीपीआई धर्मनिरपेक्ष साख और प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले संयुक्त उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। द हिंदू में छपी एक खबर के अनुसार एक बार सभी दलों से अनौपचारिक बातचीत के बाद सभी विपक्षी दलों की दिल्ली में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती। सभी विपक्षी दलों ने अगर इस पर सहमति जताई तो, जिसमें आगामी रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस सभी विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में विश्वास करती है। इसी के तहत हमारे पास एक संयुक्त उम्मीदवार होगा जो समान विचारधारा वाले दलों के धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या सूत्र बैठे थे? पिछली बार जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो किस प्रकार से सूत्रों को बैठाया गया था, एक नजर जरा उस पर भी डालें। पिछली बार 17 जुलाई 2017 को नए राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। तब लगभग 50% वोट एनडीए के पक्ष में थे। साथ ही क्षेत्रीय दलों में भी अधिकतर दलों का समर्थन मिल गया था। इस बार भी कुछ क्षेत्रीय दलों की मदद से एनडीए अपनी पसंद का राष्ट्रपति चुनने के करीब दिखता नजर आ रहा है। हालांकि अभी अगले कुछ दिनों में होने वाले राज्यसभा चुनाव के बाद इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। राष्ट्रपति चुनाव में वोटों का क्या होता है गणित, क्योंकि हर जगह गणित है और राजनीति तो गणितों से भरा हुआ है। तो जरा गणित समझते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति के चुनाव में वोटों का क्या गणित होता है। बहुत संक्षिप्त में समझाने का प्रयास करता हूं। देश के सभी निर्वाचित सांसद और विधायक इसमें वोट देते हैं। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभा के विधायकों के वोटों का वैल्यू जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वैल्यू को राज्यसभा और लोकसभा के कुल मेंबर की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट की वैल्यू होती है। अब गणित देखिए, इस बार 776 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर। 708 होती है हर सांसद के वोट की वैल्यू। 4120 हैं देश के सभी राज्यों के कुल विधायक। 5,49,408 हैं सांसदों के कुल वोट की वैल्यू, जो गणित मैंने आपको पहले बताया उसके अनुसार। दूसरी तरफ 5,49,474 हैं विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू। वहीं 5,49,441 वोट चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, जो समीकरण गणित का मैंने बताया उसके अनुसार। अब
जरा डालते हैं कि भाई सबसे वोट वैल्यू जो सबसे इंपॉर्टेंट नजर डालता है वो एमएलए हैं, तो एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक नजर उस पर भी डालते हैं। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है, इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वैल्यू निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को कुल एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है उसे फिर 1000 से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के लिए एक विधायक के वोट की वैल्यू होती है। तो इस प्रकार इस बार जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 5,49,474 है विधायकों के कुल वोटों की वैल्यू जो इस बार निकल कर सामने आ रहा है, जिस पर एनडीए को बढ़त मिलते दिख रहा है। हालांकि आने वाले समय में क्या कुछ होगा इस पर अभी भी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वोटों की गिनती का समीकरण अब थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। प्रेसिडेंट के चुनाव में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने से जीत तय नहीं होती। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यदि आप सबसे ज्यादा वोट हासिल कर लेते हैं तो आपकी जीत नहीं होती। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल कर सके। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। जीत के लिए कैंडिडेट को हासिल करने होंगे 5,49,441 वोट। जाते जाते यह भी समझा ही जाता हूं कि आखिरकार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है क्या। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा तो हमने सोचा इसको भी समझा ही जाते हैं। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोट होती है जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं, यानी वोट एक ही वोट देता है लेकिन वह तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली का फैसला नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए तरीके से यानी नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। आशा करता हूं आपको समझ आई होगी। चलिए अब दीजिए विदाई। आशा करता हूं आपको यह लेख आपके बुद्धि कौशल के अनुसार अनुरूप लगी होगी। ऐसे ही पॉलिटिकल हाउस को रोचक तरीके से पढ़ने, समझने और देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए दीजिए विदाई। शुक्रिया।